हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ध्यान से समझना, टॉपिक आपको बोल रहा है नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज बोल रहा है, वो आपको इक्वालिटी नहीं बोल रहा है। ठीक है। एक कुदरती रूप से जो असमानताएं हैं और एक सामाजिक रूप से जो असमानताएं हैं। देखो, जब हम इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर भी जिस दिन लिया था, मैंने उसको एंड करते वक्त ही आपको बहुत अच्छे से बताया था कि नेचुरल इनइक्वालिटीज देखो कुछ कुछ तो होती हैं। जैसे कुदरती रूप से हो सकता है, मे नॉट गॉड टू सो, किसी के साथ ऐसा हो, कोई विकलांग पैदा हो सकता है। ठीक है, किसी का एक हाथ नहीं हो सकता है, किसी की एक उंगली नहीं हो सकती है, या कोई इतना ज़्यादा सक्षम पैदा ना हो, वो उसकी मेंटल वेलबींग इतनी अच्छी ना हो। तो कुदरती रूप से इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कुदरत जैसा हमें बनाकर भेजती है माँ के पेट से, सारे लोग अलग अलग तरीके से होते हैं। और जो सब लोगों के पास नॉर्मल तरीके से होता है, दो हाथ, दो पैर, दो आँख, एक हेल्दी शरीर, किसी किसी के पास हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हो। तो वो तो कुदरत ने बनाकर भेजा है हमें। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सामाजिक इनइक्वालिटीज ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई भी पर्सन, अगर मे नॉट गॉड डू सो, कोई भी पर्सन अगर विकलांग अगर है, कुदरती रूप से वो विकलांग है, या उसका एक हाथ एक पैर नहीं है, या उसको चलने में समस्या होती है, या बचपन में वो पोलियो से जूझा हो, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो डेफिनेटली हम उस पर्सन के साथ कभी भी एग्रेसिव वे में बिहेव नहीं करेंगे। एक जो लॉजिकल रैशनल पर्सन होगा, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत या मॉरलिटी होगी, वो अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा साइडलाइन करके उस पर्सन को वो चीज देने की कोशिश करेगा। जैसे अब कुदरती रूप से जवानी और बुढ़ापा भी एक नेचुरल इनइक्वालिटी है कि भाई जो पर्सन जवान है वो एनर्जेटिक है। अब आप अपने दादा दादी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रेलवे स्टेशन की अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आपके साथ है कि आपकी स्पीड पर वो चले। डेफिनेटली आपके मन में एक सिंपैथी होती है, आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है अगर आप थोड़े बहुत इंसानियत रखते हो कि कोई बात नहीं, मैं उनका बैग उठा लेता हूँ, मैं उनकी बैग उठा लेती हूँ। ठीक है। और उनको हाथ पकड़ के उनको लेकर चलाया जाए एस्केलेटर्स पर, उनको सीढ़ियों पर, या लिफ्ट का अगर जो साधन है, या आराम आराम से भले ही दो चार बसेस निकल जाएं, दो चार ट्रेन निकल जाएं, मेट्रो ट्रेन निकल जाएं, लेकिन इनको साथ लेकर हमें चलना है। तो आप उस केस में नेचुरल इनइक्वालिटी को रिस्पेक्ट करते हो। दूसरा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था, कोई विकलांग पर्सन है, तो आप अपनी सीट छोड़कर, या पहले मतलब सीट छोड़कर उड़ जाओगे, उसको बैठने दोगे, या पहले उसको चढ़ने दोगे, या भीड़ भड़क के में आप कितनी भी जल्दबाजी में आगे किसी ऐसे पर्सन को देख लोगे तो बहुत बहुत आप संभाल कर निकलोगे वहां से। ये चीज ज्यादा खतरनाक नहीं होती समाज के लिए, क्योंकि वो आप कुदरती रूप से एक इज्जत करते हो, आपके अंदर एक विनम्रता वाली भावना होती है, आपके अंदर सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। और आप ये सोचते हो कभी कभार, जो इंसानियत जिसके अंदर होती है कि भाई कल को मेरे साथ, मेरे परिवारजनों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आपके घर में, आपके घर परिवार में कभी कोई ऐसा हो, ठीक है, जो एक्सीडेंट से पीड़ित हो, टेम्पररी तौर पर ही, मतलब उसको चलने उठने में तकलीफ हो, तो आपके अंदर एक भावना वो आ जाती है कि नहीं यार, मुझे ऐसे पर्सन के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। ठीक है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं कि सामाजिक असमानताएं ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये सामाजिक असमानताएं कुछ ऐसी चीज होती हैं, लेट्स गो फार बैक इन टाइम। एक एग्जांपल को समझने के लिए लेट्स गो फार बैक इन टाइम, हम चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। जब से वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी अलग अलग होना शुरू, मतलब वो बनना शुरू हुई थी, और उन्होंने मर्द और औरत के डिफरेंसेस को, या फिर शूद्र के कंसेप्ट को, या फिर हिंदुज्म के फोर फोल्ड कंसेप्ट को देते हुए वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। अब वहां पर समाज ने वो चीज बनाई है। कभी भी किसी गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, वहां पर कभी भी शाइनी ये चीज लिखी हुई है कि लोग जो हैं वो चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। श्रेया, ये चीज क्या बिल्कुल जस्टिफाइड है क्या कि मनु के, ऋषि मनु के जो चार
जो पूरे बॉडी बॉडी में उसको चार बाइफरकेट अगर हम करते हैं तो चार जो हैं वो लोग मतलब लोगों की कैटेगरी निकलेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही होता है ना। उनका सर ब्राह्मण, उनके हाथ क्षत्रिय, उनका पेट जो कमर वाली साइड है वो वैश्य, और जो उनका जो पैर है वो शूद्र। ऐसा कोई बाइफरकेशन है प्रॉपर तरीके से, लॉजिकल तरीके से नहीं। ये समाज ने बनाए हैं, समाज के लोगों ने मतलब ये धारणा जो है ये देना शुरू करी है। ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको अक्सर फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स में बहुत बार मैंने आपको बहुत महीनों तक ये वाली बात बोली। मैं आपको अक्सर एक लाइन बोलता रहता था कि जब भी सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानताएं ज्यादा लंबे समय तक सोसाइटी में घसीटी चली आती हैं, वो घिसती रहती हैं, घिसती रहती हैं, घिसती रहती हैं, दे अपीयर एज नेचुरल इनइक्वालिटी, कि शायद से भगवान ने ही या कुदरत ने ही ये काम करके भेजा हुआ है। जैसे शादी करने के टाइम पर गोत्र से गोत्र मिलाना, सरनेम से सरनेम मिलाना, कास्ट के फैक्टर को देखना, या किसी जैसे रूरल इलाकों में आज भी इंडिया में होता है, आपको पता है, मैं काफी बार एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि जो नीची जात के लोग जिनको माना जाता है, देखो नीची जात बोलना भी या ये धारणा, ये विचारधारा रखना भी, ये भी अपने आप में एक इनइक्वालिटी है। लेकिन नीची जातों के लिए सेपरेट चम्मच, सेपरेट थाली, सेपरेट प्लेट, बर्तन का इंतजाम करना। इवन आप जिनको लोअर कास्ट समझते हो, तो आपके घर में अगर कोई ऐसा काम करने वाला जो व्यक्ति आ रहा है तो उसके ग्लास, चम्मच, उसकी कटोरी, उसके बर्तन, इन केस अगर आप उसे फूड सर्व करते हो तो वो सारे अलग रखना, उसको अलग धोकर अलग तरीके से रखना। ये सारी चीजें भगवान ने नहीं बनाई हैं, कुदरत ने नहीं बनाई हैं। कोई भी कुदरत की रूल बुक नहीं कहती है, यूनिवर्सल लॉ बुक नहीं है इसके ऊपर कोई भी, कि भगवान एक दिन खुद चलकर आ गए थे सारे लोगों के सामने और ये विष्णु जी, शिव जी ने, अल्लाह ने ये बुक थमा दी किसी को। ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज के लोगों ने इसको इतने सारी जनरेशन तक घसीटा 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 कि ये आगे चलते चलते ऐसा लगने लगा, लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि सच में ये नेचुरल इनइक्वालिटी ही है। बस यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब इसका सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना है हमें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो देखो, पहले ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, पहले बताओ पूरा। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, यही है बस। अब इसकी अंग्रेजी बस हमें पढ़नी है, तो समझते हैं आराम से, एक एक वर्ड को समझते हैं। तो देखो, राइटर आपसे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में एक प्रमुख रूप से कभी कभार एक जो डिस्टिंक्शन करी जाती है वो करी जाती है नेचुरल इनइक्वालिटीज में और सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज में। कुदरती रूप से जो असमानताएं हैं और जो समाज के लोगों ने कुछ असमानताएं जो हैं वो बना रखी हैं, लेकिन बहुत सारी जनरेशन तक घसीटते हुए चलते हुए वो ऐसी प्रतीत हो जाती हैं लोगों को कि शायद से ये कुदरत का ही नियम है, ये भगवान का ही एक बेसिकली इशारा है, या भगवान ने ये बाइफरकेट करा है। आज भी अगर आप ऐसे गवार लोगों से पूछोगे, इन मतलब मैं अगर रूट सेंस में बोलूं, अगर आप ऐसे अनपढ़ ब्राह्मणों से अगर आप पूछोगे, गवार लोगों से जो अपने आप को ब्राह्मण कैटेगरी का जो मानते हैं, तो वो ये कहेंगे कि भगवान ने बाइफरकेट कर रखा है हमें, हम उच्च लेवल के लोग हैं, हमें नीची जातियों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, फूड शेयर नहीं करना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, और विवाह जैसे संबंधों से हमें दूर रहना चाहिए। हम उच्च कोटि के लोग हैं और उच्च कोटि में शादी और व्यवहार और उठना बैठना करते हैं। ठीक है। लेकिन आज भी उनके मन के अंदर विचारधारा ये है, पॉइंट ये है कि वो डिस्मिशन कर रहे हैं, वो इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ठीक है। ठीक है, इसमें उनको ब्लेम नहीं करा जा सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि जनरेशन तक फॉलो होते होते उनकी विचारधारा इस तरीके से बदल गई है कि भगवान ने ही ये बना रखी है, ये व्यवस्था है, भगवान ने हमें चुन रखा है इस चीज के लिए, इन कामों के लिए। जैसे जब वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ तो चार कैटेगरीज के वर्णों का रोल क्या रहा। श्रेया, ब्राह्मण क्या करेंगे, ब्राह्मणों का काम क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था? टीचिंग, पढ़ाना, वैदिक लिटरेचर वगैरह को वो इम्पार्ट करना। निर्वैर क्षत्रियों का काम क्या था? एज वॉरियर, है ना। वैश्यों का काम क्या था? वैश्य वर्ण का काम क्या था? कमाना, धंधा, ट्रेडिंग, मर्चेंट, है ना, बिजनेस। और शूद्र का काम क्या था? बाकी तीनों को सर्व करना, एस
या इन द फॉर्म ऑफ मीनियल वर्क। मीनियल वर्क समझते हो, जो छोटे तबके के काम होते हैं, ठीक है। लोगों के बाथरूम साफ करना, गली गली में कोनों में जा जाकर मलमूत्र इकट्ठा करना, उसको साफ करना, और अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना जो कि ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के अंदर ये प्रोफेशंस जो है वो बाइफरकेट हो गए, राइट। अब चलते चलते मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पर ये शुरू हुए होंगे या जब ये प्रैक्टिस शुरू हुई होगी, धीरे धीरे करते करते ये नेचुरल इनक्वालिटी लगने लगी है कि नहीं लगने लगी है, बताओ। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, नहीं मैं वाटर पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको पीएमएफआईएस में। मैंने उस टाइम पर भी ये सोसाइटी का ये एग्जांपल दिया था ना, और वो गटर वाली फोटो दिखाई थी ना मैंने आपको, कि लोग कैसे घुसकर मतलब छोटी कास्ट के लोग, जिनको समाज मानता है जिनको छोटे कास्ट के लोग, वो लोग ये काम कर रहे हैं, और जबकि वो सारा का सारा मल मूत्र हमारे घर की नालियों से निकला होता है, हमारे घर के बाथरूमों से निकला होता है, राइट। लेकिन मैंने आपको पूछा भी था ना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या हम लोग खुद, हमारे मम्मी पापा खुद क्या जाएंगे, जबकि कचड़ पट्टी तो वो हमारी है पूरी की पूरी, साफ करने उतरेंगे कभी उस नाले में? सब सार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नहीं लेगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव इस चीज में ये भी छुपा हुआ है। जब भी सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज होती है ना, तो सवाल ही उठता है, अगर आपसे इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाए कि मुझे आप ये बताइए कि नेचुरल इनइक्वालिटीज फिर लोगों को क्यों लगने लग जाती है। भाई समाज ने जो चीज क्रिएट कर रखी है मैं उसको चैलेंज भी तो कर सकता हूं। यस, कई लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश करी, लेकिन सोसाइटल प्रेशर कभी कभार इतना ज्यादा होता है कि उसमें एक इंडिविजुअल की जो बात है, कभी कभार समाज में सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल बात है, भले वो लॉजिकल बात कर रहा हो, लेकिन वो दबकर रह जाती है। वो पर्सन अपनी बात के लिए ज्यादा कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाता या दे नहीं पाती। तो कई लोगों ने जिसको इसको चैलेंज करने की कोशिश करा, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर पाए। वो कुछ लोगों को समझा जरूर पाए, कर जरूर सके, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो सका। मैं अभी सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज या नेशनल इनइक्वालिटीज, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, और भी कंट्रीज में, लेकिन इंडिया से हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इस वजह से। अब क्या होता है, अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू रूम में पूछा जा सकता है, कि ऐसा क्यों होता है कि समाज ने जो असमानताएं बना रखी हैं, सामाजिक लोगों ने जो बना रखी हैं, तो वो हमें प्राकृतिक रूप से प्रतीत ऐसी होती हैं कि भगवान ने ये बना रखी हैं, या ये प्रकृति का, ये कुदरत का ये नियम है। लोग क्यों मान जाते हैं इस चीज को? वो इसलिए मान जाते हैं, बड़े टाइम तक जब कोई भी चीज सोसाइटल प्रेशर की फॉर्म में आती है, तो सोशियोलॉजी कहती है, वो अपनी फिलॉसफी कहती है, सोशियोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है, वो अपने साथ एक एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर आती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है सोसाइटल, या जिसको आप बोलो सोशल नॉर्म्स। प्लीज इन वर्ड्स को ध्यान से समझना। लॉजिकल आंसर लिखने के लिए और बात करने के लिए आपको ऐसे देना पड़ेगा। आप वहां पर जनरल ओपिनियन के साथ इस चीज को पेश नहीं कर सकते कि सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता होगा। आपके लगने से, आपके होने से ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक डेफिनेट वे होता है, एक रास्ता होता है। जब भी कभी भी कोई चीज समाज के लोग या समाज के तबके से वो चीज उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है, तो वो नेचुरल तरीके से ऐसे प्रतीत होने लग जाती है, बिकॉज सोसाइटल प्रेशर के कारण। जब मेजोरिटी, अब सोसाइटल प्रेशर कहां से पैदा होता है? मेजोरिटी लोगों से, कि मेजोरिटी ऑफ द लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। बात वही है, चाहे कान यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, मेजोरिटी ऑफ द लोग जब किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक सोसाइटल प्रेशर का फॉर्म है। सोसाइटल प्रेशर पैदा ही तभी होता है जब मेजोरिटी ऑफ द लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, गिने चुने लोग, चुनिंदा लोग, जब किसी चीज को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी बात साइड हैंड होकर रह जाती है, इनकी बात दबकर होकर रह जाती है, इनकी बातों की कोई मान्यता नहीं रह जाती है, ठीक है। अब जब मेजोरिटी लोग किसी चीज पर हावी है, ठीक है, तो यानी कि वो एक चीज एक्सेप्टेबिलिटी की फॉर्म में समाज में दौड़ती है, ठीक है, और वो आगे चलकर बन जाता है सोशल नॉर्म्स। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल आप एक चीज मुझे बताना, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल डिस्कशन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे नॉर्मल तरीके से एक बात बताओ, कभी भी आप मेजोरिटी के ओपिनियन को चैलेंज कर सकते हो या चेंज कर सकते हो? इतना आसान होता है? हाँ, लॉन्ग प्रोसेस है ना। आप एक क्लास में ही देख लो, दूर क्यों जाना। एक क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, या क्लासरूम छोड़ो, अभी आप यहां पर अपने घर में फ्री बैठे हुए हो,
यहां पर अगर मैं एक ओपिनियन की पोलिंग करवाऊं, यहाँ पर आप सब अपने अपने घरों में कंफर्टेबल तरीके से बैठे हुए हो, अपने मनपसंद के कपड़े पहनकर बिल्कुल रिलैक्स मोड में। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं एक ओपिनियन पोलिंग कराऊं और 95% लोग अगर एक तरफ अगर वो अपना ओपिनियन जो है वो पोल कर रहे हैं, तो आपको भी फिर ये लगेगा कि शायद से वो लोग बात सही कह रहे हैं। तो आपका भी ओपिनियन हो सकता है जो आप क्या कहते हैं नेचुरल तरीके से सोचकर बैठे हो, वो दबकर रह जाए वो वाली बात। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब जब एक्सेप्टेबिलिटी इतना बड़ा फिनोमेना है इस चीज में, ध्यान से समझना प्लीज मेरी बात को शांत दिमाग से। जब एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटल प्रेशर में इतना बड़ा फिनोमेना होता है, तो सोशल नॉर्म्स को, इसलिए तो मैं कहता हूं आपको बार बार कि सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। अगर लोग इसको करते भी ना ऐसा, तो उनको गांव निकाला, देश निकाला, मार पीट कर उनको चुप करवा देना, उनका मर्डर कर देना, ये चीज हो जाती है। अब जैसे एक आयरॉनिकल सिचुएशन देखो, इंडिया जो है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि नेशन स्टेट को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे वो जो जो कटिंग है काउस की, काव्स की, बीफ की, ये काम कम हो। ठीक है, ये जो गाय का भैंसों का जो मांस है, ये मतलब कम बटे, वो उनको कम काटा जाए, उनको कम हानि पहुंचाई जाए। लेकिन आयरॉनिकल सिचुएशन क्या है, इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द शायद से या फिर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ही है बीफ का। गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब में बहुत ज्यादा ये मांस बेचता है। तो नेशन स्टेट फिर ये प्रयास को नहीं कर रहा है। अब जैसे उसमें तो ये भी लिखा रहता है कि इंटॉक्सिकेशंस के ऊपर, और ये जो ड्रिंकिंग होती है, जो सिगरेट होती हैं, ये जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन सरकार इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। अगर आपको लोगों की हेल्थ केयर के बारे में इतना ही अगर आप कंसर्न हो, तो प्रॉपर तरीके से उसको बैन करो ना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रतिबंध लगाओ। ठीक है, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना ना इतना आसान नहीं होता है। सोसाइटी में जो नॉर्म्स होती हैं, अगर आप इसको चैलेंज करने की कोशिश करोगे, अब जैसे कोई पर्सन है, आपने न्यूज सुनी होगी, मैं आयरॉनिकल बात इसलिए बोल रहा था वो बी वाली बात को, बहुत बार जब से 2015 16 17 का सिनेरियो था, आपने सुना होगा, बहुत बार एक मुसलमान आदमी ट्रक लेकर जा रहा है कहीं से, या अपनी कोई वैन लेकर जा रहा है, वो नॉर्मल मटन लेकर, चिकन लेकर जा रहा है, लेकिन उसको ये कहकर जान से मार दिया गया कि बीफ लेकर जा रहा था। हुआ है ऐसा? आपने सुने ऐसे इंसिडेंट्स? बिहार में, यूपी में, बंगाल में, कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। बहुत बार हुआ है ऐसा, ये वेव आज तक चली आ रही है। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार ही ना केस गया था, एक बहुत साल पहले की बात है, 1980s या 70s के एरा की बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार ही केस गया था, कुछ हिंदू लोगों ने एक बुचर की जो शॉप है उसको बंद करवा दिया था, उसको मार पीट के। बुचर समझते हो ना, जो ये चिकन वगैरह की जो शॉप्स होती है, जो ये हलाल करते हैं, हलाल मीट वगैरह ये जो बेचते हैं, उनको बचर्स कहते हैं। ठीक है, तो उस जो पर्सन था जो बुचरिंग करता था, उस बुचर को मार पीट के उसकी शॉप बंद करवा दी गई। तो ये मामला कोर्ट में जाते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर उस बुचर की शॉप को ओपन करवाया था, ये हवाला देकर कि ये उसके फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, ये उसके खिलाफ ये जो है ये घटनाक्रम हुई है कि पर्सन जो है फ्री तरीके से अपने प्रोफेशन को प्रोफेस कर सकता है, उसके पास वही प्रोफेशन है। इस वजह से जो अगर आप कोई भी ऐसी हलाल मीट की दुकान कल को खोलने की सोचते हो या कुछ भी करते हो, तो इसलिए कोई आपके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। वरना लोग आप जानते हो कि धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो बुशरिंग का जो काम है वो हमारे देश में सिर्फ मुसलमान करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं जो काली माँ के भक्त होते हैं, ठीक है, जो बंगाली लोग हैं, हिंदू लोग मतलब, वो लोग भी खोलते हैं ऐसे बुशरिंग शॉप्स। तो बहुत बार आप देखोगे तो वो जो बुशरिंग शॉप्स है, जो मीट शॉप्स हैं, वो मुसलमान नहीं चला रहे हैं, बहुत बार वो हिंदू भी चला रहे हैं, और उसके बोर्ड पर काली माँ की फोटो बन रखी है, राइट टू प्रोफेशन। ठीक है, अब लेकिन
क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये शुरू में समाज डिसाइड कर लेता है, और बाद में आगे चलते चलते वो हमें ऐसा लगता है कि प्राकृतिक या कुदरती रूप से ही ऐसा ही है। तो हम अब बात करते हैं नेचुरल इनक्वालिटीज़ की। नेचुरल इनक्वालिटी अगर आप सामाजिक असमानताओं से अलग करके उसको देखो, जो कुदरती रूप ने सच में असमानता क्रिएट कर रखी, तो वो कैसी लगती हैं देखने में, वो जानते हैं हम सबसे पहले। नेचुरल इनक्वालिटीज वो इनक्वालिटीज होती हैं दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज द रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स। सबसे पहले तो टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज के अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया, कोई पर्सन मे नॉट गॉट डू सो, कुदरती रूप से विकलांग पैदा हुआ है, जिसकी एक आंख नहीं है, या फिर जो वो है वो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इनइक्वालिटी को देख लो, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिए, ये भी तो हो सकता है हर किसी पर्सन के पास एक अलग टैलेंट हो, हर किसी पर्सन के पास अलग अलग कैपेबिलिटी हो। भाई कोई लोग जो है अपनी साइंस की फील्ड में एक्सेल करते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में एक्सेल करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स की फील्ड में एक्सेल करते हैं, कुछ लोग क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं। अब लड़कियों से जो एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो सॉफ्ट गेम्स खेलेंगी, सॉफ्ट प्रोफेशन को फॉलो करेंगी, जिसमें बॉडीली इतना स्ट्रेस नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा यूनिवर्सल चीज़ नहीं बोल सकते हो। फुटबॉल की टीम तो महिलाओं की भी होती है, क्रिकेट की टीम इंडियन क्रिकेट टीम क्या कहते हैं महिलाओं की है, तो वो लोग भी एक हार्ड फिजिकल टास्क से होकर गुजरते हैं, जिसमें उनको एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी फिजिक को मेंटेन करके रखना, बहुत कुछ से जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो खेल रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं उस चीज़ में। तो हर एक पर्सन जो है वो कुदरती रूप से अलग अलग कैपेबिलिटीज और अलग अलग टैलेंट के साथ जो है वो बर्थ लेता है। अब इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती हैं, ये जो समाज जो इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस करता है उससे अलग होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक पर्सन की अलग अलग कैपेबिलिटीज है, जो टैलेंट्स हैं, इसका सोशल इनइक्वालिटी से कुछ लेना देना है क्या? बताओ। अगर ये जो नेचुरल तरीके से एक पर्सन अलग अलग कैपेबिलिटीज, अलग अलग एप्टीट्यूड, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ है, इसका समाज से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन पॉइंट कभी कभार क्या आता है, मेरी बात ध्यान से समझना, एक नया पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूं। कभी कभार सामाजिक असमानताएं जो होती है ना, पर्सन उसे ना निखार कर ठीक करने की कोशिश करता है। मैं एग्जांपल देता हूं चीज को प्रूव करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हो सकता है किसी किसी के अंदर सिंगिंग पोटेंशियल हो, वो पर्सन गाने का शौक रखता है लेकिन गा इतना अच्छा नहीं पाता। लेकिन आपको पता है ना कि कुछ कुछ चीजें जिसके साथ आप कुदरती रूप से पैदा नहीं हुए, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप उसमें बहुत परफेक्ट हो जाते हो, है ना। और अगर आप उसको छोड़ दो तो आप फिर उसको चीज को फिर टच नहीं कर सकते। जैसे बचपन में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे अवार्ड जीते होंगे, डांस में, पेंटिंग बहुत अच्छी करते होगे, गाना बहुत अच्छा गाते होगे, लेकिन आज आपको शर्म आती है वो चीज़ करने में, आज आप झिझकते हो थोड़े से, है ना। आज आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जितना वो बचपन में था। होंगे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, और ये जो चाहे आप मुझे जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे वो, या फिर आप लोग फाउंडेशन कोर्स के जो लोग हो, बचपन में पक्का दो चार ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसको आप बिल्कुल ना शर्माते हुए करते थे, बिल्कुल फ्री माइंड से कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोचेगा, आपको कुछ कंसर्न नहीं था। लेकिन वो छूटते छूटते अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि दोबारा आपसे वो चीज़ करने को बोली जाए, जिस चीज़ के सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स और ट्रॉफीज आपके पास घर में रखी हुई हैं, अब आपसे वो दोबारा नहीं हो पाएगा। अब आपको शर्म आती है, अब आप झिझकते हो उसमें। अब आपको ये लगता है कि लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये कोई कहीं फोटो अगर मैंने अपलोड कर दी, वीडियो कहीं अपलोड कर दी, तो लोग क्या सोचेंगे, वो चीज़ आ जाती है मन में। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, कुदरती रूप से अगर हम किसी कमी के साथ पैदा हुए हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगेन समाज का प्रेशर हमें वो वाला काम करने नहीं देता। बहुत बार आपका ऐसा होता है, आज भी हिंदुस्तान की अगर मैं परिस्थिति बताऊं, आप जो चीज प्रोफेस करना चाहते हो, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, या जो आप पोटेंशियल रखते हो किसी चीज को करने की, तो उसमें आपके टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटीज को समाज रोक देता है कि ये काम गलत है, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम तुम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जैसे मेरे एक फ्रेंड से इंटरव्यू रूम में ये पूछा गया था कि आप इतने बोरिंग क्यों हो, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी, आपने कोई जॉब भी नहीं करी, आप 5-6 साल से प्रिपेयर करते करते अब आप जाकर ये आए हो, तो आपने कुछ लाइफ में करा क्यों नहीं, आप इतने बोरिंग से क्यों? तो उसने बोला कि सर मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, लेकिन
हमारे घर पे हिंदुस्तानी परिवारों में, मिडिल क्लास फैमिलीज में परिस्थिति ये होती है कि स्पोर्ट्स से श्योर शॉट मैं कहीं सेटल हो जाऊंगा या कमाई ला पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाता। मेरी जेब से पैसा लगते ही लगता चला जाएगा। और पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी घर पे रोटी कमाने के लिए। और कर सर कहीं बाहर नौकरी करने जाता तो फिर ना इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रहता, ना कुछ और काम करने के लिए रहता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का है। इस वजह से इस वजह से मैंने ये अपना पूरा पूरा टाइम सिर्फ एग्जाम को दिया ताकि मैं थकूं भी ना। और एक बार ही जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं ये जो हॉबीज हैं ये परस्यू कर सकता हूं। वो एक्चुअली मैंने उसको बोला था कि दो चार हॉबीज लिख दे अपने डेफ में, लेकिन उसने कोई हॉबी नहीं लिखी थी अपने डेफ में। तो उन्होंने छूटते ही सबसे पहला क्वेश्चन उससे ये पूछ लिया था कि तुम इतने बोरिंग क्यों। लेकिन उसने जेन्युइन आंसर दिया, बोर्ड को बहुत पसंद आया, और आज वो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है। IFOS में सिलेक्शन उसका हो गया था। और जबकि उनकी फिल्म्स की कट ऑफ 10-15 नंबर ऊपर ही जाती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया था। तो यानी कि यूपीएससी में कोई रूल नहीं है कि आप मतलब ये सोचो कि आपने कुछ कर नहीं रखा, अचीव नहीं कर रखा, वो नहीं कर रखा। मतलब मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट से आपको एक बात बता रहा हूँ, तो आप डरना मत कभी भी अपने डर से भरने से कि अब इतने साल से घर पे बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं, उसके पास इतनी हॉबी है, मेरे फाउंडेशन कोर्स में ये सब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ना बस बात करनी आनी चाहिए। सामने एक इंसान बैठा है, आप भी एक इंसान हो, और एक इंसान दूसरे इंसान से जब बात करता है तो सिर्फ बातों बातों का ही खेल होता है। हमें जब कोई पसंद आता है ना, या जिससे हम नफरत करते हैं, सिर्फ शब्द की ही हेरा फेरी होती है इधर से उधर तक, बस और कुछ नहीं। लुक्स हमेशा सेकेंडरी चीज होती है, पहले होते हैं शब्द। तो अलग अलग कैपेबिलिटी टैलेंट्स के साथ बॉर्न होते हैं लोग। और अगर समाज का प्रेशर हो तो हमें जो चीज हम अपनी उभार मतलब अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को उभरना देना चाह रहे हैं, समाज उसके चक्कर में हमें दबा देता है, वो नहीं करने देता। खैर, हम बात करें अगर नेशनल इक्वालिटीज की, इस तरह की जो असमानताएं होती हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज विच इमर्ज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समाज। जो सामाजिक असमानताएं होती हैं वो क्यों इमर्ज होती हैं? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर किसी किसी ग्रुप का जो है वो शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब कुछ ग्रुप्स कैसे, जैसे अगर आप वर्ण सिस्टम के अंदर एंशिएंट टाइम से ही देख लो, शूद्रास को, या अनटचेबल्स को, शूद्रा से भी ज्यादा हालत जो है खराब होती थी। हम पढ़ते हैं ना एक वर्ड उनके लिए, चंडालास। अति शूद्र इनको कहते हैं, पता है ये वाला टर्म? हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में। अब आप एक चीज देखो, ये पर्सन बोल रहा है कि मर्द जो है वो औरतों से सुपीरियर है, ये एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आप ऐसा मानते हो? बताओ। नहीं ना। मैंने आपको इसके बारे में एक चीज बताई थी, याद है? मैंने आपको एक बहुत अच्छी डिस्कशन दी थी, अगर आपको याद है, अगर आपने नोट्स बनाए हो, कि जब भी आपसे कभी पूछ लिया जाए ये चीज तो एक्सेप्टेबल है, याद है ना वो चीज के औरतों में शारीरिक क्षमता कम है ना, लेकिन भाई वो उनका डोमेन अलग है, उनका शरीर अलग है, आप उसको मर्दों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना? प्राकृतिक रूप से ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप जो है पंजा लड़ा रहे हो कबूतर के साथ बैठकर। मर्द और औरत में उतना ही डिफरेंस है, आप उनको ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी जरूर डाल रहे हो, लेकिन टोटल चीज वो नहीं है ना। ठीक है भाई, औरत कुछ नहीं कर सकती है, मार डालो सारी औरतों को, मर्दों को बोलो कि बच्चा पैदा कर लें। हाँ, जो हाँ मर्द और औरतों में जो फर्क देख रहे हैं ना, वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। वो फर्क लॉजिकल वे में तब होता है जब मर्द मर्द के साथ, मतलब वो क्या कहते हैं, एक उसको देखा जाए, और औरतों को औरतों के साथ देखा जाए। लेकिन उसमें भी ना अरे बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। फिलोसफी हमेशा एक लॉजिकल वे में बात करता है, साइकोलॉजी भी बहुत लॉजिकल वे में बात करती है, और बायोलॉजी तो पूरी साइंटिफिक बेसिस पे बात करता है। अब औरतों औरतों के बीच में फर्क आपको बता रहा हूं, तो कुश्ती लड़ लो, एक 11 साल की लड़की है,
और वो अपनी 90 साल की दादी के साथ कुश्ती लड़ रही है। अब बताओ। अब यहां पर जो हम सेम सेक्स का फर्क भी वो कह रहे हैं ना, उसके अंदर भी एज पैरामीटर आ जाता है। सेम एज का भी पैरामीटर अगर आप लेकर आ जाओ ना, एक लड़की 32 साल की है, दूसरी लड़की भी 32 साल की है, उनको लड़वाना है, लेकिन सामने वाली लड़की की एक प्रॉब्लम यह है कि वो अभी कंसीव करके बैठी हुई, वो अभी प्रेग्नेंट चल रही है, 7 मंथ से प्रेग्नेंट है वो। अब क्या कोई उसको हार्म करने की सोचेगा, लड़ने की सोचेगा, या वो हाथापाई में उतरेगी अपने बच्चे का नुकसान करवाने? तो यहां पर बहुत सारी डायमेंशन आ जाती है। तभी मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी आप चीज ना ग्रे ग्रे फील्ड में देखा करो, ब्लैक और व्हाइट फील्ड में मत देखा करो। पहले एक बार शांत दिमाग से सोच लिया करो कि इसके और चीजें क्या निकल सकती हैं। तभी कहते हैं कि इंटरव्यू रूम में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन टेल द इंटरव्यू बोर्ड, सर आई नीड 30 सेकेंड्स और 1 मिनट टू थिंक अबाउट द आंसर। क्यों? आपका एक बोला हुआ शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आपकी बोली हुई बात से डिराइव होगा। तो कहा ऐसा जाता है, आपके जो शब्द हैं वही आपके इंटरव्यू को चलाते हैं। इट इज यू हु मोल्ड योर इंटरव्यू। इंटरव्यू बोर्ड कभी आपको वहां पर फंसाने के लिए, आपकी मारने के लिए नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद, आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क, वॉट मेक्स यू सुपीरियर। ये लड़की कह रही है उससे, मेरे तुमसे हर सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं, मैं अपनी मम्मी की भी मदद करती हूँ घर के कामों में, तो तुम सुपीरियर कैसे हो? और ये चीज होती है, जैसे भारत के समाज में अगर आप देखो ना, अगर एक लड़की पढ़ने में अच्छी है ना, तो आप जो है ये भी जान सकते हो कि घर पे भी वो पक्का कुछ ना कुछ काम करवाती है, हाथ बढ़वाती है। छोटे मोटे काम में भी देखो यार, मेहनत तो हर चीज में लगती है। अब आप किसी लड़की से ये बोल दो कि खाना तुम थोड़ी ना बनाती हो, खाना तो गैस बनाती है ना। मतलब मैं टिपिकल एक इंडियन फैमिली की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों का काम खाना बनाने का, कपड़े धोने का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं कि तुम खाना थोड़ी ना बनाती हो, खाना तो गैस बनाती है। कपड़े तुम थोड़ी ना धोती हो, कपड़े तो मशीन धोती है। तो भाई उसमें थकावट नहीं होती क्या? पर्सन जो अपने एक रिलैक्स मोड पर बैठकर किताब उठा के रूम में पलथी मारकर बैठ के पढ़ सकता था, वो जाकर बार बार वहां पर मशीन में टाइमर लगा रहा है, फिर उसको रिंस करने के लिए डाल रहा है, फिर पानी निकाल रहा है, फिर सर्फ एक्सेल डाल रहा है, फिर कपड़े निचोड़ के खंगाल के डालने हैं, कभी कभार मशीन वर्क नहीं कर रही है, लाइट नहीं आ रही बड़े टाइम से, फिर खाने में 100 तरीके से टमाटर प्याज काटनी है, उसको चलाना है, गैस पे देखना है उसका कि फ्लेम का वो कितना है, ज़्यादा करनी है कम करनी है, उसके अंदर क्या क्या मिलाना है, ज़्यादा देर तक छोड़ दी तो जल जाएगी सब्जी। बहुत काम होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये धीरे 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 करके जो ये जा रहा होता है स्टेमिना अपना, इसको कई लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें थकावट नहीं होती है। आप बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट हाथ करके एक प्लेट को पकड़ के दिखा दो 1 घंटे तक, आपके हाथ कप कपाने लग जाएंगे, शिवर करने लग जाएंगे आपके हाथ। अब कहने के लिए आपने तो एक खाली प्लेट पकड़ी हुई है, सिर्फ सीधा करके आप उसमें भी थक रहे हो, लेकिन आप 1 घंटे से पकड़े हुए हो, ब्लड फ्लो आपका रुक जाएगा, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। तो नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली ऐसी है कि अब जैसे ये लड़का है, इस लड़के इस लड़का अगर ये लड़का ये अगर ऐसी चीज बोल रहा है, और इस तरीके के लड़के अगर ऐसी चीज बोल रहे हैं कि मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम इनकी पेरेंटिंग के अंदर है। लेकिन ये वाली बात तो चलो हम कैजुअल में बोल देते हैं कि प्रॉब्लम पेरेंटिंग के अंदर है। इस बात ये कि पेरेंट्स के मन में भी ऐसी बात क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा वो टाइम से, बहुत सालों से वो सामाजिक असमानताओं के फॉर्म में, सोशल इनक्वालिटी के फॉर्म में चली आ रही है। ठीक है, देर इज नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग मैन एंड वेमेन। हाँ, हाँ, और समाज में हर चीज चैलेंजेबल होती है यार। मैंने आपको कुछ चैप्टर पहले, कुछ लेक्चर्स पहले ये चीज बताया था। आप संसार की हर एक लड़की को हरा दोगे क्या फिजिकल फाइट के अंदर? हर रेस के अंदर हरा दोगे क्या? हर टैलेंट में उसको बीट कर सकते हो क्या? बहुत सारे लड़के भाई ऐसे होते हैं, उनको गाड़ी चलाना नहीं आती, लड़कियों को आती है गाड़ी चलाना। बहुत बड़ी उम्र तक लड़के ऐसे 35-35 साल के हो जाते हैं, उनको गाड़ी चलाना नहीं आती, उनको ड्राइविंग नहीं आती। सऊदी अरेबिया में आप देखो, मैंने आपको बताया था सिनेरियो कैसा चेंज हो गया है। वहां पर आपको कैब ड्राइवर्स 90% ऑफ वेमेन ही मिलेंगी।
आप में से कितने लोग जो है 90% लोग आप में से शूटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में बहुत सारी अब तो औरतें ऐसी हो और उनको तो अब तो कॉम्बैट का रोल भी दिया जा रहा है लड़ने के लिए। आप एक बॉल से निशाना नहीं मार सकते किसी एक दीवार तक, वो आपके सर पे अगर बोतल रखी होगी तो उसको फोड़ देंगी। तो पॉइंट यही है कि यूनिवर्सल कंपैरिजन या यूनिवर्सल इनइक्वालिटी, कभी भी कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है। बात कि आप ये हर सिचुएशन में एक जैसा उसको देख लोगे, कभी भी ऐसा होता नहीं है। हर एक चीज़ में एक एक्सेप्शन है। अब आप ये कहो कि सिर्फ ये जॉब वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, या फिर जो शादी वाले जो लोग होते हैं, इनका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूपीएससी निकालना। तो भाई गौरव अग्रवाल ने तो शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तो पहले अटेम्प्ट में आईपीएस, दूसरे अटेम्प्ट में रैंक 1। कनिष्क कटारिया सिंगापुर में सैमसंग में वर्क कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी काम करती थी, वो करके जॉब करते थे, और इतना करोड़ों का अगर पैकेज, तो ऑफिस बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती थी। तो वो कुछ महीनों का ब्रेक लेकर आया था इंडिया एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ से सिंगापुर से। फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 1। यूनिवर्सल कुछ भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग रूम पर बैठे बैठे, कोई प्रेशर नहीं है, मस्ती से मम्मी पापा खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बाप के पास पैसे की कमी नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, 6 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं होता। तो नेचुरल इनक्वालिटीज जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विद विच पीपल आर बोर्न, जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको इनफ एग्जांपल देकर अभी बता दी है, ठीक है, कि कुछ असमानताओं के साथ जो कुदरत हमें जो पैदा करती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है जिन नेचुरल डिफरेंसेस के साथ हम जो पैदा हुए हैं ना, जर्नली, वर्ड पे ध्यान देना, जर्नली इनको ऑल्टर नहीं करा जा सकता। कैसे? अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो भाई उसको ऑल्टर नहीं करा जा सकता, ठीक है, जर्नली नहीं करा जा सकता। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि किसी पर्सन जो है किसी कम टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ है, अलग अलग कैपेबिलिटीज के साथ बॉर्न हुआ है। बचपन में मैंने बहुत देखा है कि क्लास में बच्चे टॉप करते रहते थे, मैं उनकी शक्ल देखता रहता था, ठीक है, लेकिन वो सिनेरियो फर्स्ट क्लास से आते आते मेरी 12th क्लास तक बदल गया था। मैं एक नंबर का निकम्मा, बदतमीज़ किस्म का इंसान, ठीक है, कोई वेल मैनर्ड नहीं, वेल बिहेव्ड पर्सन नहीं। लेकिन यही पोटेंशियल मेरी हमेशा होते होते मैं टॉपर भी बन गया था 12th तक आते आते। तो मुझे अपना बेसिक नेचर भी चेंज नहीं करना पड़ा, और पढ़ाई में अगर एक्सेल करने की बात थी, मेरा धीरे धीरे करके उसमें भी समझ में मुझे आने लगा। क्योंकि मुझे पढ़ाई में एक टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया था कि भाई मैं कुछ भी करूँ तो मेरी काय की बेइज्जती है, मेरे तो मार्क्स वैसे ही नहीं आते, मैं तो वैसे ही फेलियर स्टूडेंट हूँ क्लास का। 9th क्लास 27%, साइंस में 2.5 नंबर, मैथ्स में 1.5 नंबर, 12th में 98.75%। तो उन नेचुरल डिफरेंस को ऑल्टर करा जा सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था पढ़ाई जैसी चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता कभी भी लाइफ में, किताब मेरे लिए नहीं बनी है, मैं धंधा दुकान और इन सब चीज़ों के लिए बन रखा हूँ कि दुकान संभालूंगा, धंधा संभालूंगा, ये चीज़ मुझे लगती थी अपने लिए। उन नेचुरल डिफरेंसेस को जर्नली ऑल्टर नहीं करा जा सकता, लेकिन बहुत बार सिचुएशन में ऑल्टर करा जा सकता है, अनटिल अनलेस कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का सामना ना कर रहा हो तो। लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनको बनाता है हमारा समाज। और जब समाज बनाएगा और समाज के लोग जब इसको मानने जब लग जाए, तब ये एक सोसाइटल प्रेशर की कंडीशन, यही सेम चीज़ सोसाइटल प्रेशर की कंडीशन क्रिएट करता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसे वेरीफाई करते हैं, रेटिफाई करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी का प्रिंसिपल वहाँ पर आता है, और ये सोशल नॉर्म्स जो होते हैं ये फिर एक पहचान बन जाती है उस समाज की, और समाज के अंदर असमानताओं की। तो कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, दे मे फॉर इंस्टेंस वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क ओवर दोज हु डू मैनुअल वर्क एंड रिवॉर्ड देम डिफरेंटली। ये ऐसा होता है हमारे समाज में, जो लोग देख लो आप जो है, एक पर्सन ऑफिस में बैठा बैठा काम कर रहा है, एसी में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो पर्सन 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 10-20,000, 15,000 रुपये लेकर आ रहा है, ठीक है। एक पर्सन रिक्शा चला रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, ठीक है, या रेलवे स्टेशन पर कुली है वो, हम उससे बार्गेन करने की कोशिश करते हैं कि भैया 60 रुपये ले लो ना, 50 रुपये ले लो ना, 10 रुपये ले लो ना, 200 रुपये ले लो ना, ठीक है। अब ऑफिस में आप अगर 2-4 दिन
नहीं भी जाओ, काम नहीं भी कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपको अपनी पूरी सैलरी मिलती है। मालिक तो आपसे नहीं कहता कि बार्गेनिंग कर लो, इतनी कम ले लो, थोड़ी सी सैलरी कम ऐसी बचा लो, वो बचा लो। क्यों? हमारी सोसाइटी की पहचान ही आप देख लो, हम लोग इंटेलेक्चुअल वर्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल वर्क, और अलग अलग तरीके से उसको रिवॉर्ड करते हैं। इसलिए चाहे परिवार में कितना भी अनपढ़ आदमी हो, आपके पिताजी माताजी कितनी भी नहीं पढ़ रखी हो या कितनी भी पढ़ रखी हो, हमेशा दोनों तरह के लोग अपने बच्चों को एक ही बात सिखाएंगे कि बेटा पढ़ो। पढ़ाई के लिए वो जर्नली आपको ना हमेशा प्रेरित करेंगे, हमेशा पीछे, कभी भी आपको पीछे खींचेंगे नहीं। अनटिल अनलेस भगवान ना करे कि परिस्थिति किसी की ऐसी हो जाए कि किसी को बहुत यंग एज में कमाना पड़ जाए, क्योंकि घर पे ब्रेड विनर जो है वो उतना नहीं कमा सकता। मे नॉट गॉट टू सो किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं कि इंटेलेक्चुअल वर्क को आज भी हमारी सोसाइटी फेवर करती है। मेहनत मजदूरी, जैसे कोई भी है, मेरे पापा हैं, आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, सब लोग यही बोलते हैं कि देखो इधर उधर 100 काम करने से, बिजनेस में, जॉब में, इसमें मतलब इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि स्टेबिलिटी वाला काम होना चाहिए। जॉब कह रहा हूँ, सॉरी, बिजनेस में, काम धंधे में, दिहाड़ी में, मजदूरी में, इनमें कुछ नहीं रखा। भागदौड़ जीवन में लगाए रहोगे तो अपने लिए कब टाइम निकालोगे? दिमाग का खेल खेलो, कमाई ऐसी करो कि दिमाग से कमाओ। जैसे अब मान लो एक जो रतन टाटा जी को मान लो आप। रतन टाटा जी बैठे बैठे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अपनी कंपनी में जाके वो टायर लगाने के लिए, वो रिम लगाने के लिए, नट बोल्ट कसने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो काम बंदा एक पूरे दिन गाड़ी बनाने में, या 10-20 लोगों की टीम पूरे दिन एक गाड़ी बनाने में जो करती है उनके लिए, टाटा की गाड़ी, टाटा का ट्रक, टाटा का रॉकेट, टाटा का नमक, ये काम, वो जो मैनुअल काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, चाहे वो अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं बता रहा हूं कंपैरिजन करके, 4 जन्म, 10 जन्म, 40 जन्म भी ले ले, वो भी रतन टाटा जितनी नहीं हो सकती। जबकि रतन टाटा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं वहां पर। क्यों? उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल वर्क के बेसिस पर वो अपनी रोटी कमा रहे हैं, और जो उनके लेबर्स हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो मैनुअल वर्क के बेसिस पर कमा रहे हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड करा जाता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कार्ल मार्क्स ने इसी चीज का हवाला देकर वर्करों को उत्तेजित करा था, और उसने फिर जो मार्क्सिज्म का प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए वर्करों को प्रेरित करा। यही काम भगत सिंह ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जहां जहां पर वर्ल्ड में हुई है, यूएसएसआर वगैरह में, यही काम होते होते अलग अलग जगह पर सोशलिज्म का हवाला देते हुए रेवोल्यूशन हुई है, वर्कर्स को प्रेरित करते हुए कि मेन काम तो तुम करते हो, मालिक जो लग्जूरियस कार में घूम रहा है वो तुम्हारी वजह से, उसके पास जो बंगलो है वो तुम्हारी वजह से, ग्राउंड लेवल का काम, पसीना बहाने का काम, कमर तोड़ने का काम कि तुम करते हो, और तुम्हारी 90% कमाई मालिक के पास आती हो। तुम्हारे पास घर को चलाने तक का गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे भाई अगर आप एक हाई फाई नौकरी करते हो, तो मतलब मैं एक बात मान लो, एक बात बता रहा हूं मैं, अगर आप कहीं पर एक डीएसपी हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, कुल मिलाकर आपकी सरकारी नौकरी या सेमी गवर्नमेंट नौकरी है, आप अगर 3-4 दिन फीवर, कोल्ड कफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से अगर ना जाओ ना ऑफिस, तो चलेगा। वहां पर कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा कि आपको सवाल जवाब के घेरे में बंधना पड़ेगा या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, नौकरी यहां से निकल जाएगी। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला, काम करने वाली जो घरों में जो काम करती हैं जाकर, इनके लिए कोल्ड कफ, सर्दी, खांसी, बुखार, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। इनके लिए ये कोई बहाना नहीं होता है। उनके लिए रोजमर्रा के जीवन में रोटी कमाना एक अनिवार्य चीज होती है। मर भी रही होंगी, मर भी रहा होगा वो इंसान, तो उसको वो काम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको 100 चीज की टेंशन लगी रहती है कि घर पे फिर जो है ये राशन कैसे आएगा, दूध कैसे आएगा, या फिर घर चलेगा कैसे। तो उस चीज में वो पर्सन नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए समझाया जाता है हमें कि दिमाग के बेसिस पर, दिमाग को यूटिलाइज करके ज्यादा कमाया जा सकता है, ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताई जा सकती है, ज्यादा इज्जत पाई जा सकती है। मेहनत मजदूरी करके, पसीना बहाकर कभी कोई अमीर नहीं बन पाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है एक टॉप क्लास बिजनेसमैन वर्सेस किसान, किसी भी देश में। तो दे में ट्रीट पीपल डिफरेंटली, दे में ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, कलर, जेंडर और कास्ट। जो डिफरेंसेस इस प्रकार के होते हैं,
ये सोसाइटी की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड सम ऑफ दीज में सर्टेनली अपीयर टू बी एज अनजस्ट। हमें इनमें से कुछ बातें बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि सही नहीं। ठीक है। अब आप एक ऑफिस में जाते हो तो आप ना, या स्कूल में जाते हो कहीं पर भी, आप एक लीव एप्लीकेशन दे देते हो। अब आप तो अपने आप को बचाना चाह रहे हो कि भाई मेरी सैलरी ना कटे, मेरे से सवाल जवाब ना करे, तो लीव एप्लीकेशन पे काम चल जाएगा। आप अपनी काम वाली की लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करोगे अगर वो आपको दे तो? लोग तो फिर दिन दिन का हिसाब करने लग जाते हैं। तुम इतने दिन नहीं आई थी, इतने दिन के तुम्हारे पैसे कटेंगे, ये कटेंगे वो कटेंगे। कूड़े वाले से आप, जिसको आप 100 रुपये 50 रुपये महीने के देते होगे, उसको भी आप बोलते हो तुम 15 दिन नहीं आए थे, 25 रुपये ही लेना, सिर्फ 50 रुपये ही लेना। ये चीज होती है सोशल इनइक्वालिटी, जो कि फिर करते करते बनते बढ़ते नेशनल इनइक्वालिटी लगने लग जाती है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, इट इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। हमें ये जो डिस्टिंक्शन है नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज की, राइटर कह रहा है कि ये मदद करती है ये जानने के लिए कि कौन सी असमानताएं एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर और कौन सी अनफेयर है। अब एक्सेप्टेबल कौन सी? जो कुदरती रूप से जो बन रखी हैं, जैसे क्लास में सारे लोगों को टीचर डांट रही है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, और कुछ लोगों को प्रेज कर रही है। लेकिन वहीं पर अगर कोई स्पेशल चाइल्ड, अगर जो पर्सन बैठा हुआ है ना, तो उससे कभी भी टीचर ऐसे, जो समझदार टीचर होगी, वो कभी भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी कि तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं करते हो, क्योंकि टीचर उसकी प्राकृतिक रूप से जैसा वो पैदा हुआ है या हुई है, उसकी लिमिटेशंस को, उसकी क्षमताओं को वो समझती है टीचर, कि वो कितना कर सकता है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ठीक है। लेकिन एक आपको बात मैं वही बताना चाह रहा था यहाँ पर, कि ये जो लिखा हुआ था ना कि नेचुरल डिफरेंसेस जो है जर्नली इनको ऑल्टर नहीं करा सकता। जर्नली का मतलब ऑलवेज नहीं होता। आप तारे जमीन पर मूवी देखो, उसको कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? डिसलेक्सिया, राइट? है ना? लेकिन आमिर खान उसकी मदद करता है ना, कि ब्रेन में बस उसकी कुछ तार की रीवायरिंग की जरूरत है, लेकिन ये दोबारा ही ऐसा बन सकता है। अब बाकी कामों में तो बहुत माहिर होता है वो। आपने उसका आर्ट वर्क, उसका क्राफ्ट वर्क देखा है? उसके स्कूल के कोई बच्चे नहीं कर सकते। उसकी सिंपैथी देखी है श्रेया? वो छोटे से गड्ढे में से मछलियों को उठाकर अपने घर के उसमें रख लेता है, वो बाउल जो बन रखा होता है ना? उसके अंदर जितनी सिंपैथी और ये सब जो चीज़ें होती हैं, बस उसको क्या लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा शब्दों को। आमिर खान जब उसकी मदद करता है तो वो क्लास का टॉपर भी बन जाता है। और पेंटिंग देखो वो कितनी बढ़िया करता है। और ऐसा होता है, डिसलेक्सिक जो मतलब पर्सन होते हैं ना, साइकोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिसऑर्डर्स वगैरह के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। हमें साइकोलॉजी फिलोसफी भी करनी है, एथिक्स बिना उसके कंप्लीट नहीं हो पाएगी हमारी। तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये डिसलेक्सिक वाले जो पर्सन होते हैं ना, जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, साइकोलॉजी इस बात को प्रूव करती है, आपकी लाइफ में सक्सेस का जो पैरामीटर होता है वो कभी भी आईक्यू से डिटरमाइन होता ही नहीं है, हमेशा ईक्यू से डिटरमाइन होता है। पता है ये वाली बात सबको याद है? मैं आपको काफ़ी महीनों पहले बोल चुका हूँ, इमोशनल क्वेश्चन इज द मेन फैक्टर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मेन फैक्टर। आईक्यू इतना वो नहीं होता। यार आप डराकर किसी को इज्जत क्या ले लोगे बताओ? आप क्या डराकर किसी को इज्जत ले लोगे? आप कल को एक आईएएस ऑफिसर बन गए, आपको अपने ड्राइवर से, अपने काम वाली से बात करने की तमीज नहीं है, वो तो आपको कोसेंगे कि हरामजादा हरामजादी, रोड क्रॉस करते हुए मर जाए साला, इसको हार्ट अटैक आ जाए। वहीं पर अगर आप उनकी कोई मदद कर दो, आप विनम्र भाव से उनसे पूछ लो, प्यार से बात कर लो, वो आपके लिए जान तक निछावर करने को तैयार हो जाएंगे। वो आपको इतने काम आएंगे, वो अपने आप को फंसा लेंगे। अगर आप किसी चीज में, किसी स्कैम में अगर फंस रहे होगे, वो आपके ऊपर एक आंच तक नहीं आने देंगे। कुदरत में, यूनिवर्स का लॉ रूल ही यही कहता है कि आप जो चीज बांटोगे वही आपको 10 गुना तेजी से वो मिलती है। आप प्यार बांटो, आपको प्यार मिलेगा। आप किसी की मारो तो आपकी भी मारी जाएगी। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, इट इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर या फिर सेल्फ एविडेंट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ कभी कभार जो असमानताएं होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, दे हैव एग्जिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही वाली बात है ना, देखो, सर्टेन इनइक्वालिटीज जैसा कि लोगों को ट्रीट करने के टाइम पर देखने को मिलती है, दे हैव एग्जिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्राकृतिक है, सामाजिक है, नेचुरल है कि सोशल है? सोशल है ना?
तो दे में अपियर टू बी एस जस्टिफिएबल, पर्सन इसको जस्टिफिएबल मानने लग जाता है कि जस्टिफाइड है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इक्वालिटीज की सच में भगवान ने ऐसा कर रखा होगा. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट पीपल आर बोर्न विद एंड कैन नॉट इजिली चेंज. फॉर एग्जाम्पल, औरतों को काफी लंबे समय के लिए देखा गया, दे वर डिस्क्राइब्ड एज वीकर सेक्स. काम चोरी करती हैं, लेजी होती हैं, लेस इंटेलिजेंट होती है मर्दों से, और उनको हर बार स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है कि कोई जा रहा है घर से बाहर, अगर मतलब ये जा रही है तो घर से बाहर किसी को जाना पड़ेगा, भाई को या पिताजी को, है ना. कपड़े कैसे पहन रही हैं, टॉप कैसे कैरी कर रखा है, कैसे खड़ी हैं, कैसे बैठी हैं, हर चीज़ में इनको समझाना पड़ता है, ऐसा माना जाता था. लेकिन क्या होता है, आपको वो चीज़ याद है जो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में आपको मैं स्प्रिंग बताता रहता हूँ, स्प्रिंग को जितना दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, तो फिर वो एक टाइम के बाद जाकर वो उछलेगी पक्का स्प्रिंग, है ना. अब यहां पर क्या होता है, औरतों को समाज ये दबाता रहा बहुत टाइम तक दबाता रहा. इसके बाद ये स्प्रिंग फटी कैसे, ये स्प्रिंग उछली कैसे, वेव आती है दुनिया में फेमिनिज्म की. फेमिनिज्म में औरतों ने दरख्वास्त ये करी, और मर्द भी इनके साथ थे, ऐसा नहीं था कि फेमिनिज्म की जो वेव है सिर्फ औरतों ने स्टार्ट करी. अरे बहुत बार लॉजिकल मर्द भी होते हैं कि जो मतलब औरतों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसको क्या कहते हैं एम्ब्रेस करना चाहते हैं. मान लो कि जैसे किसी का एक ब्रॉड, मतलब मान लो कि एक पर्सपेक्टिव है, ब्रॉड नहीं कहूँगा, मतलब मैं उसको एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये है किसी एक पर्सन का, फैमिली का, कि नहीं हमारे घर की जो बेटियां हैं वो भी बेटे के बराबर ही उसको शिक्षा मिलेगी, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, घर की बहू को भी काम करने दिया जाएगा. ये सारी चीज़ें जो हैं अगर एक घर परिवार में चल रही हैं तो यानी कि वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है. लेकिन औरतों ने, कुछ मर्दों ने ऐसा सोचा कि ये चीज़ हर एक परिवार में नहीं है शामिल, जिसकी वजह से बहुत सारी जो टैलेंटेड औरतें हैं वो घर पे ही बैठी रह जाती हैं, और उनके जीवन का कोई अस्तित्व, कोई मकसद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ना उनका कभी कोई भाई आगे बढ़ने दे रहा उनको, शादी के बाद उनका पति आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फिर इन लॉज का प्रेशर है, या अपने खुद के पिताजी का प्रेशर रहा है, शादी से पहले बड़े भाई का प्रेशर रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी है. तो एक फेमिनिज्म की वेव चली, जिसमें फिर औरतों ने इन सब चीज़ों को चैलेंज करना शुरू करा, और उन्होंने बोला कि हम ये टैकल करेंगे ये सब चीज़ें, कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम इस फील्ड में एक्सेल क्यों नहीं कर सकते हैं. और ये चीज़ अब देखो, एक लड़की ही समझ सकती है जिसके साथ ऐसा भेदभाव होता हो कि उसके मन के अंदर क्या आग चल रही है. साइकोलॉजी कहती है ऐसे सिनेरियो में पर्सन दो चीज़ें करता है, एक फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये टर्म होती है साइकोलॉजी की, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फाइट रिस्पॉन्स. जब भी आपके साथ कोई अत्याचार होता है ना, कभी भी, मैं यहां पर औरतों की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं, कभी भी कोई अत्याचार होता है, या तो आप उस सिचुएशन से विड्रॉ कर जाते हो. तो अगर लड़कियों के कंटेक्ट के अंदर बात करें, कुछ औरतें सप्रेस होकर बैठ जाती है कि ठीक है यार, घर में कौन कलेश मचवाए, सास ससुर का मुंह फूला रहता है, पति को पसंद नहीं है मैं यहाँ पर जाऊँ वहां पर जाऊँ, छोड़ यार, अब जीवन का अस्तित्व यही है, अब तो बच्चे वगैरह भी हो गए, सपने थे, छोड़ो किसी और जन्म में पूरे करेंगे, रहने देते हैं विड्रॉ करके. एक होती है लेकिन वो फाइट करती है, ठीक है, कि भाई किसी की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो मेरे को अपना जीवन जो है एक मीनिंगफुल बनाना है. मैं ना किसी का हाथ पकड़कर पैदा हुई थी, ना अर्थी पर जाऊंगी तो किसी का हाथ पकड़कर जाऊंगी, मेरे को करनी है इस चीज के लिए फाइट. अब ये आग किसके अंदर जल रही होती है ना, ये साइकोलॉजी कहती है वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसके अंदर वो जल रही होती है. लेकिन मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताऊं, यूपीएससी में पिछले 8 साल से रिकॉर्ड ये रहा है, टॉप 10 लिस्ट में ज्यादातर जो टॉपर्स रहती हैं वो लड़कियां ही रहती हैं. और ये इस चीज का एक प्रूफ है. आप ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल यूज कर सकते हो डेफिनेटली. भाई लड़कियां इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, वो कलेक्टरनियां बनना चाह रही हैं, तो डेफिनेटली जो उनके सीने में जो आग जो जल रही है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन उनका रिजल्ट बोलता है, उनका वो रिजल्ट बोलता है. और उनमें से अभी लास्ट 4 साल के सिनेरियो में ज्यादातर लड़कियां वर्किंग विमेन थी, जिन्होंने सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मतलब सिंगल डिजिट रैंक जो है टॉप 10 में, उनमें से कम 7 या 8 रैंक लड़कियां लेकर गई हैं. एंड दिस इज द रिमार्केबल एंड वेरी अप्रिशिएबल थिंग. Therefore, it was felt that denying women equal rights could be justified. Black people in Africa were considered by the colonial masters to be of lesser intelligence, childlike,
एंड बेटर एट मैनुअल वर्क, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। ऐसा, अब देखो यहां पर तो हमने जेंडर पर्सपेक्टिव की बहुत बात कर ली। अब जो है रेस के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर ये डिस्टिंक्शन हमें और देखने को मिलती है। ठीक है, अफ्रीका में काले लोगों को ऐसा समझा जाता है कि वो मैनुअल लेबर के लिए, मैनुअल काम के लिए अच्छे हैं, मैनुअल लेबर के लिए अच्छे हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? रंग काला है। ठीक है, बच्चों की तरह होते हैं। ठीक है, इतने क्या कहते हैं, सक्षम नहीं होते काम करने में, स्पोर्ट्स और म्यूजिक में अच्छे हैं, और मैनुअल वर्क करवा लो। और ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ जाकर सोशल इनइक्वालिटी होते होते नेशनल इनइक्वालिटी किस फॉर्म में अपीयर होने लगी? इन द फॉर्म ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो ऑल दीस असेसमेंट्स आर नाउ क्वेश्चन, कि दुनिया धीरे धीरे करके उनको क्वेश्चन करने लगी। जैसे नेल्सन मंडेला को ही आप देख लो, है ना, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे वो, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, जो भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए वॉइस नहीं उठाई। अपना पूरा जीवन आपने देखा था, इनिशियल चैप्टर में ही देखा था, मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला की केस स्टडी चैप्टर नंबर 2 में, और ऑन्ग सैन सू क्या की हाउस अरेस्ट पर वो रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कि जिस जवानी में वो जिस टाइम पर वो अपनी जवानी को एंजॉय कर सकते थे, खेल कूद में जा सकते थे, उनको बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़कर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो दे आर नाउ सीन एज, मतलब इस तरह की डिस्टिंक्शन को देखा जाता है कि ये डिस्टिंक्शन सोसाइटी ने बनाई है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ पावर बिटवीन पीपल एंड नेशंस रेदर देन बेस्ड ऑन देयर इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुदरती रूप की असमानताएं नहीं है, सामाजिक रूप की असमानताएं हैं। अनदर प्रॉब्लम विच अराइजेस विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इज दैट कुछ जो डिफरेंसेस हैं विच कुड बी कंसिडर्ड नेचुरल नीड नो लॉन्गर बी सीन एज अनऑल्टरेबल। ठीक है, कभी कभार कुछ कुछ जो डिफरेंसेस हैं जिनको नेचुरल माना जा रहा है कि कुदरती रूप से ये असमानताएं जो है वो क्रिएट हुई थी, तो काफी लोगों को ये मानते हैं कि इनको अल्टर नहीं करा जा सकता। जबकि मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जांपल दिए, तारे जमीन पर मैंने आपको एग्जांपल दिया उस मूवी का, कि डिसलेक्सिया मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी अगर कोई पर्सन जो है पैदा हुआ है, उसको भी वो सिखाया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली बात होती है कि आपको समाज में लिबर्टी कितनी मिल रही है, आप कर क्या कर सकते हो। भाई दो परिवार है, एक परिवार में एक लड़की पैदा होती है, तो उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इसको हम पढ़ाएंगे, जॉब कराएंगे, फिर ये पराया धन है, दूसरों के घर जाएगी और किसी और की झंझट बनेगी जाकर, हम इससे मुक्त हुए। एक परिवार होता है, जैसे हमारे देश में गीता बबीता फोगट का परिवार है। ठीक है, दंगल मूवी जिसके ऊपर बनी, कि उन्होंने अपनी लड़कियों को भेजा नाम कमाने के लिए, कि तुम्हें जो करना है, पहलवानी करनी है, वो करनी है, तुम समाज को गोली मारो, तुम अपनी पोटेंशियल को पहचानो। तुम अगर लगता है तुम्हें कि तुम अपने फिजिकलिटी में स्ट्रांग हो सकती हो, उसको निखार सकती हो, और तुम इस स्पोर्ट्स में जाना चाहती हो, तो तुम आगे बढ़ सकती हो। ठीक है, तो दो, मतलब वही चीज़ है कि कभी कभार कुछ कुछ नेचुरल डिफरेंसेस को लोग जो है वो अनअल्टरेबल मानते हैं कि अब तो ये कुछ हो नहीं सकता। और उस मूवी में भी दिखाया गया है, क्योंकि होता, मतलब जो उनका, जैसे जो महावीर सिंह फोगट है, वो था तो गांव का इंसान ही, तो वो भी इसी उम्मीद में बार बार बच्चे पैदा करता रहता है, उसकी चारों बार लड़कियां ही पैदा होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा परिवारों की धारणा होती है कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, या क्या ऐसे, क्या ऐसा होगा। जबकि खाने को पहनने को हो सकता है रोटी कपड़े भी ना हो, लेकिन एक बेटे करने की उम्मीद में पाँच पाँच, चार चार, छः छः, 11 11 बच्चे पैदा कर लेना। For instance, advances in medical science and technologies have helped many disabled people to function effectively in society। तो देखो, जो प्राकृतिक रूप से जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट नहीं करा जा सकता, लेकिन उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज तो करा जा सकता है। कैसे? जैसे टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ साबित कर दी कि जो लोग कुदरती रूप से बहुत सारे काम जनरल लोगों की तरह, जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकते, तो उनको टेक्नोलॉजी जो है एक सहारा देती है वो चीज़ करने का। ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो है दे कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, एंड इवन अ पर्सनस लुक्स कैन बी चेंज विद कॉस्मेटिक सर्जरी। माइकल जैक्सन एकदम काला था बचपन में, लेकिन कितने बार उसने प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते करवाते अपने घर में जो दूध है वो उसकी स्किन के सामने काला लगे, इतना गोरा हो गया था वो। तो वही चीज़ है कि जो बोला जा रहा है कि नेचुरल उसको चीज़ों को चेंज नहीं करा जा सकता, बिल्कुल चेंज करा जा सकता है। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस
कैन हार्डली मूव और स्पीक बट ही हैज मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस. तो इट वुड सीम unjust to most people today if disabled people are denied necessarily. Uh, it would seem unjust to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability. या फिर उनको अगर फेयर रिवॉर्ड नहीं मिलता उनके कामों के लिए ऑन द ग्राउंड सेट दे आर नेचुरली लेस केपेबल. ऐसा नहीं है. डिसेबल्ड लोग यूपीएससी भी क्लियर करते हैं. ठीक है. अब आप कहोगे ये चीज़ आएगी आपके दिमाग में कि उनके लिए सर कट ऑफ बहुत कम होती है, वो कम होती है, तो लेकिन उनके लिए आप ये साधन भी तो देखो, उनकी लाइफ भी तो देखो कि किस तरीके से है. आपके पास तो कोई रीज़न नहीं है ना. आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपके हाथ पैर खराब है, आप सुन नहीं सकते, घर में रिसोर्सेज का क्रंच है, जो भी है. कुछ लोग डिसेबल्ड भी हैं, रिसोर्सेज का क्रंच भी है, समाज भी आगे नहीं बढ़ने देता है, ताने बहुत ज़्यादा हैं, और करे तो क्या करे. वो मेंटल प्रेशर लेकर भले ही उनके लिए कट ऑफ कम है, जो भी कम है, लेकिन उनके लिए वो परिस्थिति बिल्कुल वैसी है कि जितनी कट ऑफ में आपके लिए रखकर वो परिस्थिति है. तभी तो हम इसको कहते हैं दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. इसी को तो हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन. तो गिवन ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज it would be difficult to use natural या socially produced distinctions as a standard by which the laws and the policies of the society can be assessed. हमें कभी भी डिफरेंसेस को जो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मतलब ठीक है नेचुरल डिफरेंसेस नेचुरल हैं, लेकिन सोशली प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन को हमें नेचुरल नहीं देखना चाहिए. इन सभी रीजंस की वजह से बड़े सारे जो थ्योरिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम आवर चॉइसेस and inequalities operating on account of the family or circumstances in which a person is born. तो इट इज़ द लेटर दैट इज द मेन सोर्स ऑफ कंसर्न कि जो इनइक्वालिटी जो फैमिली या जो सर्कमस्टांस पैदा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, बहुत बार नेचुरल इनइक्वालिटीज को टाला जा सकता है. ठीक है, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करा जा सकता है, उसको एलिमिनेट भी करा जा सकता है, लेकिन समाज का प्रेशर करने नहीं देता ऐसा. ठीक है. तो ये जो फैमिली है या एक पर्सन के जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न टू एडवोकेट्स ऑफ इक्वालिटी एंड विश दे विश टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट. कि सोशल इनइक्वालिटी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ हम उन डिफरेंसेस को मान के बैठ जाएं. वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है. ओके. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.